स्वागत है आपका द रेडियंस ऑफ यूट्यूब चैनल में। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आज उसका तीसरा वीडियो है ये टेक्स्ट के कुछ एक्सर्प्ट्स के डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। पोएट्री इज़ द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। देखिए इमेज समझते हैं, किसी की फ़ोटो खींचते हैं आप तो उसी की तरह हूबहू वो चीज़ कागज़ पर आ जाती है। तो उसी तरह से नेचर और मैन की इमेज है पोएट्री। मतलब एक तरह से वही जो इमिटेशन की बात, जो माइमेसिस की बात प्लेटो एरिस्टोटल ने की है, उसी को एक दूसरे शब्द में सीधे सीधे वर्ड्सवर्थ ने कह दिया, पोएट्री इज़ द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। क्या कह रहा है कि जो पोएट है उसको इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करनी चाहिए, नॉट एज अ लॉयर, फिजिशियन, अ मैरिनर, एन एस्ट्रोनॉमर और अ नेचुरल फिलोसोफर, बट एज अ मैन विद कैपिटल M। मतलब इसलिए जब कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी है एक पोएट को तो उसको एक मैन की तरह सोचना होगा। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, बातचीत में आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कुछ लोग जो अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हों तो कहते हैं हम तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, हम ठीक नहीं लगते। तो सामने वाला बेचारा कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरी आँखों से देखो, कभी खुद को मेरी आँखों से देखना। तो ये मेरी आँखों से देखना, ये जो पर्सपेक्टिव वाली बात है, समझ रहे हैं, पर्सपेक्टिव। तो एक मैन के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, जिसे पोइट्री का रूप देना है, ऐसा कहना है वर्ड्सवर्थ का। बाकी जो अदर प्रोफेशन का नाम उन्होंने लिया, मतलब करे कि उस तरह से मत देखिए। कई बार ऐसा होता है ना बातचीत में, एक इंसान है, कई सारे रोल अदा करता है, पिता भी है, भाई भी है, बेटा भी है। तो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उसका कौन सा रोल ज़्यादा प्रबल हो जाता है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कहा जाता है उसको कि आप इस तरह से सोचिए, आप एक पिता की तरह सोचिए, आप एक पुत्र की तरह सोचिए। इस तरह से बातें कही जाती हैं, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ का कहना है कि एक मैन की तरह इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। कह रहे हैं, देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग बिटवीन द पोएट एंड द इमेज ऑफ थिंग्स, बिटवीन दिस एंड द बायोग्राफर एंड हिस्टोरियन देयर आर 1000। देखिए यही डिफरेंस है। कह रहे हैं कि बायोग्राफर और हिस्टोरियंस के बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब उनके कई सारे, कह लीजिए कि कई अलग अलग डायमेंशन में उनको सोचना पड़ता है। किसी बायोग्राफर या हिस्टोरियन को कई सारी चीज़ों से उससे प्रभावित करती हैं, लेकिन इनका कहना है कि पोएट और थिंग्स के इमेज के बीच में और कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। देखिए कहने में ये चीज़ें बड़ी आसान लगती हैं, फ़िलॉसफी दे दिया, इतना आसान भी नहीं है ना, कि पोएट और वो चीज़ें जिसके बारे में वो कहना चाहता है, उन दोनों के बीच कोई चीज़ न आए। अगर ऐसा हर पोएट कर पाता तो सोसाइटी में जो जितनी कह लीजिए कि जो तमाम करप्शन या तमाम जो चीज़ें हैं जिसको लेकर के अगर हम खुल करके बोल पाते, लिख पाते, सारे पोएट अगर ऐसा कर पाते तो चीज़ें शायद इतनी बिगड़ती नहीं। लेकिन बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। Necessity of producing immediate pleasure be considered as a degradation of the poet's art। लीजिए, immediate pleasure कोई काम हम करते हैं, उस काम, जैसे कुछ काम हम ऐसे भी करते हैं, कहा जाता है क्यों करते हो ऐसा, मज़ा आता है, प्लेजर तुरंत। तो इमीडिएट प्लेजर अगर हम सीख करते हैं किसी पोएट्री से, तो वर्ड्सवर्थ का कहना है कि अगर ऐसा है तो उसे पोएट के आर्ट का डिग्रेडेशन समझना चाहिए। मतलब अवनति है पोएट के आर्ट की। क्यों भाई? क्योंकि जब पोएट लिखता है तो बहुत कुछ
अपनी रचना में समेटता है या उसे समेटना चाहिए। It is a homage paid to the native and naked dignity of man, to the grand elementary principle of pleasure by which he knows and feels and lives and moves. तो ये चीज़ है। We have no sympathy what is propagated by pleasure. केवल प्लेजर सेंटर में नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना है वर्ड्सवर्थ का। क्या कह रहे हैं? क्योंकि जब कोई पोएट लिखता है तो वो एक होमेज पे करता है नेटिव लोगों को, और नेकेड डिग्निटी ऑफ मैन, नेकेड यानी जो क्लियरली विजिबल हो, बिल्कुल जो इंसान की डिग्निटी है उसको होमेज पे करता है। टू द ग्रैंड एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। ग्रैंड एलिमेंट्री, जहाँ से ग्रैंड वर्ड जुड़ गया तो समझ लीजिए वहाँ पर सिंपल प्लेजर की बात नहीं हो रही है। तो जो ग्रैंड एलिमेंट्री प्रिंसिपल है प्लेजर का, जिसके थ्रू वो महसूस करता है, जीता है, अपनी ज़िंदगी जीता है, आगे बढ़ता है, उन चीज़ों को वो होमेज पे करता है अपनी राइटिंग से। कर रहा है द मैन ऑफ साइंस, द केमिस्ट, मैथमेटिशियन, एनाटॉमिस्ट, क्या है ये सब? नॉलेज इज़ कनेक्टेड, ही फील्स दैट हिज नॉलेज इज़ प्लेजर। तो कहीं ना कहीं एक पोएट की जो पर्सनालिटी है उसमें कई पर्सनालिटीज़, कह लीजिए कि कई पर्सनालिटीज़ की इंटरमिंगलिंग होती है, और वो सब अल्टीमेटली एक रिज़ल्ट निकल करके आता है पोएट के आर्ट में। तो अब फिर से चीज़ें कंफ्यूज ना करें, फिर से क्या बोलते हैं वर्ड्सवर्थ? व्हाट देन डज द पोएट? पोएट करता क्या है एक्चुअली? He considers man and the objects that surround him as acting and reacting upon each other. उसको लगता है कि इंसान या व्यक्ति, आदमी और उसके चारों तरफ की जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे पर एक्ट और रिएक्ट करती रहती हैं, so as to produce an infinite complexity of pain and pleasure. और जब ये चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, एक्ट और रिएक्ट करती रहती हैं, तो इससे इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्सिटी निकल करके आती है पेन और प्लेजर की। ऑब्वियस है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, नैनों के रास्ते बहकर निकली होगी कविता अनजान, कुछ ऐसा ही। तो ऑब्वियस है कि रचना केवल प्लेज़र तो नहीं देती है, पेन और प्लेज़र की इंटरमिंगलिंग तो आपको मिलेगी ही, और ये क्वालिटी आपको मिल सकती है चार्ल्स लैम्ब के एसेज में, ह्यूमर एंड पैथोस दोनों साथ साथ। पढ़ेंगे तो हंसी भी आएगी, पढ़ेंगे तो आंसू भी निकल सकते हैं। डेली लाइफ, poet principally directs his attention. The mind of man is naturally the mirror of the fairest and most interesting properties of nature. इंसान का जो दिमाग है वो नेचर की खूबसूरत चीज़ों को कैप्चर करने की कैपेबिलिटी रखता है डेली लाइफ में। ऐसे ये सही बात है, देखने का नज़रिया आपका होना चाहिए। ऐसे अगर आप डेली लाइफ को देखिएगा तो ऐसा लगेगा इसमें ऐसा क्या कुछ ख़ास है कि हम उसकी बातें कर सकते हैं या कर रहे हैं। लेकिन जब आप ध्यान देंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जिसको अगर हम फॉर ग्रांटेड न लें तो उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम चीज़ों को कैसे ले रहे हैं। तो हर रोज़ की जो दिनचर्या है उसमें भी कुछ खूबसूरत क्षण आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं और हमें उनके बारे में बात करनी चाहिए। The knowledge both of the poet and the man of science is pleasure. कह रहा है कि but the knowledge of the one cleaves to us as a necessary part of our existence, our natural unalienable inheritance. The other is a personal and individual acquisition. यही डिफरेंस है पोएट और मैन ऑफ साइंस के प्लेजर में। एक का कुछ ज़्यादा पर्सनल होता है, एक का
सबके लिए होता है। द मैन ऑफ साइंस सीक्स ट्रूथ एज अ रिमोट एंड अननोन बेनिफैक्टर। जो साइंस का इंसान है, मतलब जो साइंटिस्ट है, वो ट्रूथ को कैसे लेता है? काफ़ी दूर की चीज़ लेता है, अननोन बेनिफैक्टर के रूप में लेता है। पोएट्री इज ब्रीद एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। बाप रे बाप, कितनी ग्रैंड डेफिनेशन दे दी पोएट्री की। पोएट्री इज ब्रीद एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। हर नॉलेज की ब्रीद है, फाइनर स्पिरिट है पोएट्री। काफ़ी फेमस कोट है ये, पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। इट इज़ द इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन विच इज़ इन द काउंटेनेंस ऑफ ऑल साइंस। और इसका जो एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं ऑल साइंस को एक तरफ कर दीजिए और पोएट्री को एक तरफ कर दीजिए, ऐसा कहना है वर्ड्सवर्थ का। कह रहे हैं पोएट एज शेक्सपियर हैड सेड ऑफ मैन दैट ही लुक्स बिफोर एंड आफ्टर। मैं जब भी बिफोर एंड आफ्टर का डिस्कशन करता हूँ तो मुझे नासिरा शर्मा याद आती हैं, हिंदी नॉवेलिस्ट। कुइयाँ जान पढ़ रहा था मैं ग्रेजुएशन के दिनों उनका, तो कुछ उसमें ऐसा एक्सप्रेशन था कि मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गया कि अरे 50 साल पहले जो बातें इन्होंने लिखी हैं, 50 साल बाद भी वो चीज़ें कैसे अभी बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती नज़र आ रही हैं, ऐसा क्या है? तो मुझे पता चला कि हाँ, राइटर्स जो होते हैं वो ऐसे ही, उनको सीयर नहीं कहा जाता, SEER, सीयर, है ना, आगे पीछे दोनों देखने की कैपेबिलिटी उनकी होती है। वही है यहाँ पर भी, क्या बोल रहे हैं कि जैसा शेक्सपियर ने मैन के बारे में कहा है, ही लुक्स बिफोर एंड आफ्टर, पोइट भी वैसा ही होता है, वो आगे पीछे दोनों यानी भूत और भविष्य दोनों की कल्पना कर सकता है अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। चीज़ें कैसी रही होंगी या चीज़ें कैसी हो सकती हैं। फिर देखिए उसी बात को एक दूसरे अंदाज में, पोएट्री इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज। इट इज़ एन एज इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। यानी जब से इंसानी हृदय का, इंसानी दिल का अस्तित्व रहा है, तब से पोएट्री रही है, और जब तक रहेगा तब तक पोएट्री रहेगी। इसमें एक बात जो अभी तुरंत मुझे स्ट्रक कर गई है, कुछ अच्छी चीज़ें भी सोशल मीडिया पर मिल जाती हैं, उसमें एक एक्सप्रेशन मुझे काफ़ी याद रहता है, ब्रेन के बारे में था, माइंड के बारे में था। वो माइंड जहाँ पर आपके तमाम थॉट्स चला करते हैं, तो कहा जाता है कि उसमें लिखा था कि जस्ट open yourself or open your brain before others, means share whatever you are thinking, whatever pain and pleasure you are having, just share it with the people around you whom you think that they can understand you. Express yourself, open your brain before them, instead opening the same in एट दी ऑपरेशन टेबल। मतलब बात ये है कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, वो अपनों के साथ ओपन कर दीजिए तो बेहतर है, बजाय इसके कि ऑपरेशन थिएटर में आपके ब्रेन को एक न्यूरोलॉजिस्ट या एक न्यूरोसर्जन को खोलने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो इट इज़ एज इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। इंसानी दिल जितना पुराना है उतनी पुरानी पोएट्री है। वर्ड्सवर्थ, ये रोमांटिक पोएट्स काफ़ी कुछ अच्छी बातें कर जाते हैं, और जब आप इनको पढ़िएगा ध्यान से तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगेंगी जैसे कि आपके हृदय के, एंड माइंड इट, वो हृदय होता है, हृदय नहीं होता। ठीक है, हाँ साइलेंट होता है उसमें। खैर आगे बढ़ते हैं। The poet is chiefly distinguished from other men by a greater promptness to think and feel without immediate external excitement. Yes, it is so. Poet मतलब कहीं ना कहीं जिस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ, मुझे प्राणभक्षियों की याद आ रही है। वो प्राणभक्षी, आप हैरी पॉटर अगर देखा या पढ़ा होगा आपने, तो उसमें प्राणभक्षी
लोग तो ऐसे ही हैं जो आम इंसानों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन एक सिंबल बना हुआ है सांप का उनके बॉडी पर, जिससे पता चलता है कि हाँ वो प्राणभक्षी हैं। समय आने पर वो अपना असली रूप दिखाएंगे, अदरवाइज़ रहेंगे वैसे के वैसे ही आम इंसानों में। तो यहाँ पर पोएट के साथ भी ऐसा ही कुछ है कि पोएट आम इंसानों की तरह ही होता है, अंतर बस इतना ही है कि उसका थॉट प्रोसेस जो होता है वो डिस्टिंग्विश्ड होता है। थिंक और फील करने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। क्या होती है? मतलब वो भी चीज़ों को देखेगा तो उसके अंदर भी एक्साइटमेंट आएगी, या वो भी उनसे प्रभावित होगा, या कह लीजिए कि कुछ ज़्यादा ही गहरे स्तर तक प्रभावित होगा, लेकिन वो एक्सटर्नल एक्साइटमेंट नहीं दिखाएगा। लिखा है ना यहाँ पर, द पोएट इज़ चीफली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर मैन बाय ए ग्रेटर प्रॉम्प्टनेस टू थिंक एंड फील विदाउट इमीडिएट एक्सटर्नल एक्साइटमेंट। तुरंत जो है एक्सटर्नल एक्साइटमेंट नज़र नहीं आएगा। एंड अ ग्रेटर पावर इन एक्सप्रेसिंग सच थॉट्स एंड फीलिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन हिम इन दैट मैनर। और फिर वही चीज़ें वो एक्यूमुलेट करेगा और फिर बाद में उसको एक्सप्रेस करेगा सही समय आने पर। With the storm and sunshine, with the revolutions of the seasons, with the cold and heat, with the loss of friends and kindred, with the injuries and resentments, gratitude and hope, with the fear and sorrow. क्या है ये सारी बातें? Undoubtedly with our moral sentiments, animal sensations, and with the causes which excite these, with the operations of elements, विजिबल यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। ये जो तमाम ऑड एंड इवेंट्स कहा जाता है, तमाम ऑड्स जो हैं, स्टॉर्म है, सनशाइन है, सीजन्स का रिवोल्यूशन है, कोल्ड है, हीट है, लॉस ऑफ फ्रेंड्स एंड किंड्रेड, इंजरीज, रिसेंटमेंट्स। द पोएट थिंक्स एंड फील्स इन द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन पैशंस। ये तमाम जो चीज़ें हैं प्रभावित करती हैं और उसके हिसाब से पोएट सोचता है। Poets do not write for poets alone, but for man. वो खुद के लिए नहीं लिखते, लोगों के लिए लिखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और, कई बार ऐसा होता है, इस पर भी बहस चल सकती है। समटाइम्स पीपल कुछ लिखते हैं, लोग कुछ लिखते हैं और कहते हैं कि मैंने लिखा है लेकिन मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि इसको कोई पढ़े, मैंने खुद के लिए लिखा है। देखिए सच्चाई क्या है, इनडायरेक्टली जो सच्चाई हमें भी समझ में नहीं आती जल्दी। अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पर्सनल हो रहे हैं या अपनी बात हम अपने तक सीमित रखना चाह रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस करके थोड़ी शांति चाहिए हमको, हम नहीं चाहते कि हम किसी और को बताएं। लेकिन सच्चाई एक ये भी है, उसका एक पहलू ये भी है, जब भी आप राइट करते हैं ना, जैसे आपने किसी चीज़ को लिख दिया तो लिखना का अपोजिट है पढ़ना, या बाइनरी या कॉम्प्लीमेंट्री कह लीजिए, पढ़ना। Whenever you are writing, knowingly or unknowingly, it is expected that it should be read. ये पढ़ा जाना चाहिए। हाँ, ये सही है कि आप नहीं चाहते सब पढ़ें, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि कोई ना पढ़े, क्योंकि जैसे ही आपने लिखा ना, लिखने के साथ ही क्लियर हो गया कि आप चाहते हो कि ये कोई पढ़े। अगर वो पढ़ा नहीं जाएगा तो उसके लिखे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं, हम नहीं पढ़ सकते, हम खुद लिख रहे हैं तो हम पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता है। जहाँ चीज़ें लिखी जा रही हैं वहाँ पढ़ने की बात आ ही जाती है ऑटोमेटिकली। तो हाँ, डिपेंड करता है कि आप अपने ऑडियंस सीमित रखना चाहते हो या कोई समवन स्पेशल हो जिसके लिए आप लिखते हो। आपको लगता है कोई पढ़े या ना पढ़े वो ज़रूर पढ़ ले, आपका लिखना सफल हो जाएगा। खैर, ये रोमांटिसिज्म की बात करते करते कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जा रहे हैं हम भी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? पोएट्स डू नॉट राइट फॉर पोएट्स अलोन बट फॉर मैन। वो खुद के लिए नहीं लिखता पोएट, मैन के लिए लिखता है, औरों के लिए लिखता है, आदमियों के लिए लिखता है। प्रॉपर to remind the reader, the distinction of meter is regular and uniform and not like that which is produced by what is usually called poetic diction. पोएटिक डिक्शन खैर अलग चीज़ है, पोएटिक डिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्ड्सवर्थ। पोएटिक डिक्शन तो वो होता है जिससे क्लियर हो जाता है कि हाँ किसकी राइटिंग है। सबके अपने अपने लिखने की एक स्टाइल होती है, तो पोएटिक डिक्शन भी वही है। जैसे शेक्सपियर की पोएम अगर आप पढ़े हो पहले की, बाद में कोई और पोएम मिलेगी थोड़ी मिलती जुलती, आपको नज़र आएगी, समझ में आ जाएगा कि शायद शेक्सपियर का ही लिखा हुआ है। कीट्स की एक अलग
तरीका है किट्स का लिखने का। तो इस तरह से जो पोइट्स होते हैं उनका अपनी एक उनकी शैली होती है ना। तो क्या कह रहा है, distinction of respect to meter, for it may be proper to remind the reader distinction of meter is regular and uniform। मीटर का जो डिस्टिंक्शन है उसमें रेगुलर और यूनिफॉर्म होता है पोएम में। मीटर के बारे में क्या बात कर रहे हैं वो, इम्प्रूव द प्लेजर विद को एग्जिस्ट विद इट। मीटर वगैरह में चीज़ें रहती हैं तो वो चीज़ें थोड़ी सी सरस हो जाती हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। A very small part of the pleasure given by poetry depends upon the meter unless it be accompanied with the other artificial distinctions of style with which meter is usually accompanied, and that जब आप पोइट्री पढ़िएगा, रेन एंड मार्टिन की जो बुक है काफ़ी अच्छी बुक है, जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है, उसमें एक चैप्टर आपको मिलेगा द एप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री। उसमें देखिएगा आपको समझ में आएगा कि पोइट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अगर आपको पोइट्री को अप्रिशिएट करना है तो क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो उसमें आप मीटर, रिदम और तमाम चीज़ें देखेंगे, उसमें आप तमाम फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में देखेंगे कि कैसे सारी चीज़ें मिल करके एक ऑर्गेनिक होल बनाती हैं और एक पोएम को काफ़ी ब्यूटीफुल बना देती हैं। तो कई उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उन पर हमें ध्यान देना होगा। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ का जो कहना है वो ये है कि अगर किसी पोएम को पढ़ने पर आपको अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है, तो उसमें मीटर का योगदान बहुत थोड़ा सा होता है। मीटर के अलावा और जो चीज़ें हैं उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, और यही कारण है ना मीटर की, जब आप बात करेंगे कि मीटर को ये बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तभी तो आप देखते हैं कि कहते हैं कि ये प्रोज़ और पोइट्री की लैंग्वेज में कोई ख़ास डिफरेंस होता नहीं है ना। क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत जो होता है वो आगे इनके एक आध दो वाक्य से आपको क्लियर हो जाएगा। And what I wished chiefly to attempt was to justify myself for having written under the impression of this belief। जो इनकी सोच है अपनी वर्ड्सवर्थ की, वो चाहते हैं कि वो लोगों को बताएं, और इसीलिए उन्होंने इसको लिखा, प्रोज़ में लिखा, ताकि अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके कि क्या फ़िलॉसफ़ी है उनके चीज़ों के लिखने की। ठीक है, The end of poetry is to produce excitements in coexistence with an overbalance of pleasure। क्या बात है, इनके हिसाब से पोइट्री जो होती है, पोइट्री पढ़ने के बाद क्या होना चाहिए, एक्साइटमेंट और साथ साथ में प्लेजर का एक को बैलेंस। प्लेजर और एक्साइटमेंट दोनों साथ साथ होनी चाहिए, आना चाहिए पोइट्री को पढ़ने के बाद। फिर क्या बोल रहे हैं, Those which have a greater proportion of pain connected with them may be endured in metrical composition, especially in a rhyme than in prose। सही बात है, Those which have a greater proportion of pain connected with them, ऐसे लोग, ऐसे पोइट जिनमें पेन ज़्यादा है, may be endured in metrical composition, अगर वो मीटर में चीज़ों को लिख रहे हैं तो उन्हें इंड्योर किया जा सकता है, especially in a rhyme than in prose। मतलब पेन खुल करके निकल करके आता है राइम में या वर्स में कह लीजिए, प्रोज की अपेक्षा। ठीक है, यही तो कारण है ना कि वो जो एक गाना है, मैं शायर तो नहीं मगर आए हंसी, देखा तुझको तो मुझको शायरी आ गई। तो ऐसे ही लोग शायर बनते हैं। अब उसको आप पेन के थ्रू ले लीजिए या प्लेजर के थ्रू ले लीजिए, जैसे समझना है समझिए, लेकिन ये सच है कि कवि कोई शौक से नहीं बनता। क्या इतनी भी नहीं समझ पाती ये भोली जनता। आगे देखें और क्या कुछ है इसमें, क्या कहना चाह रहे हैं वर्ड्सवर्थ। Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। This is the most famous line of this preface, which is often quoted while giving the definition of poetry. We say Wordsworth has stated this। Poetry एक spontaneous overflow है powerful feeling का, feeling की। देखिए यहाँ पर लिखा है ना डिफरेंस, The verse will be read 100 times where the prose is read once। यही डिफरेंस होता है कि वर्ड्स को लोग हज़ारों 100 बार पढ़ लेते हैं, प्रोज को एक बार पढ़ करके फिनिश करके छोड़ देते हैं। मतलब अगर चीज़ों को वर्स में लिखा जाए, प्रोज में लिखा जाए, तो ऑब्वियस है कि वर्स के पढ़े जाने की संभावना ज़्यादा है, प्रोज के पढ़े जाने की संभावना कम है। लेकिन आयरॉनिकल चीज़ ये है कि
मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं, जब वो मेरी राइटिंग के बारे में जानते हैं किसी और से या मुझसे ही, तो कहते हैं यार देखो पोइट्री समझ में नहीं आती हमको पोएम समझ में नहीं आती, अगर कोई कहानी वगैरह लिखे हो तो भेज देना, पढ़ लेंगे। क्यों भाई? बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड नहीं होना चाहते वो चीज़ों को, या बहुत ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगाना चाहते। ये भी एक बड़ा रीज़न है ना। जैसे आजकल जो मूवीज़ बनती हैं, मूवीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट क्यों है? क्योंकि लोग अपनी डेली लाइफ के प्रेशर से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो जब इंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाते हैं तो वो नहीं चाहते कि वहाँ भी उनको दिमाग लगाना पड़े, इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं चल पाती हैं। लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ से परेशान हैं, वो और ज़्यादा जो है टेंशन नहीं लेना चाहते, प्रेशर नहीं लेना चाहते। एक इंटेलेक्चुअल वर्ग है, ज़्यादा पढ़ा लिखा उच्च शिक्षित वर्ग है, जिसने इसका ठेका ले रखा है, इसका जिम्मा ले रखा है कि सीरियस चीज़ों पर वो बातें करे, उसकी मूवीज़ वो देखे। और यही कारण है कि जितनी भी सीरियस मूवीज़ है देखिएगा, बहुत कम ऐसी मूवी हैं जो सुपरहिट हुई हैं। रीज़न यही है। एंड दैट्स वाई आप देखिए कोई और शो चले या न चले, कॉमेडी का शो काफ़ी चलता है। लोग हंसना चाहते हैं, लोग हंसना भूल गए हैं, हंसना चाहते हैं किसी बहाने से। और यही कारण है कि वर्ड्सवर्थ का कहना है कि चीज़ें अगर वर्ड्स में लिखी जाए, आप देखिए, एक तो मैंने ऐसी बात करी, दूसरी आप भी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी शेर व शायरी ऐसी है, लोग हमेशा कोट करते रहते हैं बातचीत में, अगर पढ़े हैं, जानते हैं, है ना। जैसे अब कोई अगर बहुत परेशानी में है, परेशान है किसी प्रॉब्लम से, तो अब मुझे हमेशा क्लास 5th की पढ़ी हुई वो कविता याद आती है दिनकर जी की। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो ये है वर्स का फ़ायदा। वर्स की चीज़ें लाइन बाय लाइन आपको याद रहती हैं, तो जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, आप उसको कोट करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं। तो ये भी बात है, डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। और जहाँ तक पढ़ने की बात है तो भाई वही है, फिर यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ का कहना है कि वर्स ज़्यादा पढ़ा जाता है, प्रोस एक बार। ठीक है, चलिए, काफ़ी बातें हो गई आज के लिए यहीं रुकते हैं। आई होप कि एक वीडियो और बनेगा और तब जाकर के टेक्स्ट फिनिश हो जाना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए अपना।